हेलो। गुड मॉर्निंग। चतुर्भुज पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है हमने। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। मैं शुरू से शुरू करता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। ठीक है ना? चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष पर मिलती हैं। ए है, बी है, और करना है। ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होता है। क्लियर है? कोई भी दो बहिष्कोण है वो बाकी दो अंतः कोणों के योग के बराबर होंगे। आमने सामने वाले नहीं, कोई भी दो बहिष्कोण ले लो। एक बहिष्कोण मान लीजिए यहां ले लिया आपने, और एक बहिष्कोण इस पे भी ले सकते हो, इस पे भी ले सकते हो, इस पे भी ले सकते हो। सपोज कीजिए एक बहिष्कोण आपने यहां पर ले लिया है, तो ये जो दोनों बहिष्कोणों का योग है वो इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल ए प्लस एक्सटर्नल सी बराबर इंटरनल बी प्लस इंटरनल डी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये एक्सटर्नल बी है तो एक्सटर्नल ए प्लस एक्सटर्नल बी है वो इंटरनल सी प्लस इंटरनल डी के बराबर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। कभी भी इस तरीके से चतुर्भुज दिया गया हो तो उसके जो बहिष्कोण बनते हैं उनका जो योग होता है, बहिष्कोण जो है उनका योग होता है वो जो बाकी दो अंतः कोण है उनके योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। आगे समझते हैं। देखिए, ये कोई चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस एंगल का बाइसेक्टर लिया और इस एंगल का बाइसेक्टर लिया। इन एंगल के बाइसेक्टर को मैंने यहां कोई पॉइंट पी है इसके ऊपर मिला दिया। एंगल ए का और एंगल बी के बाइसेक्टर लिए और मैंने कहां पर मिला दिए, बिंदु पी पर मिला दिए। तो यहां पर बना हुआ कोण है ये ए बट्टे दो हो जाएगा, यहां पर बना हुआ कोण है वो बी बट्टे दो हो जाएगा, और इस कोण को मैं एंगल पी बोल देता हूं एक बार। तो एंगल ए बट्टे दो प्लस एंगल बी बट्टे दो प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री होता है। और एंगल ए बट्टे दो प्लस एंगल बी बट्टे दो प्लस एंगल सी बट्टे दो प्लस एंगल डी बट्टे दो है, ये बराबर भी 180 डिग्री होता है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है वो कितना होता है, 360। तो आधे आधे लेंगे तो कितना होगा, 180। 180 के 180 बराबर हो जाएगा, ए बट्टे दो से ए बट्टे दो कटेगा, बी बट्टे दो से बी बट्टे दो कटेगा, और एंगल पी है वो एंगल सी बट्टे दो प्लस एंगल डी बट्टे दो के बराबर हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो एंगल पी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी है, इन दोनों के योग का क्या होगा, आधा हो जाएगा। याद रखना है, कभी भी कोई लगातार दो शीर्ष हैं उनके बाइसेक्टर्स चतुर्भुज के अंदर कहीं भी मिल रहे हो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चतुर्भुज के अंदर कहीं भी मिल रहे हो, तो वहां पर बना हुआ कोण है, ये जो दो बाकी कोण हैं उनके योग का क्या होता है, आधा होता है। उनके योग का आधा होता है।
क्लियर है? चतुर्भुज में आगे देखिए, आपको कोई भी चतुर्भुज दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक, और इसका कोई एक विकर्ण दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, AC डायगोनल दे रखा है, दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक बन जाएगा ADC और एक बन जाएगा ABC। इसका जो एरिया लेंगे, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। पूरे ABCD का जो एरिया है वो ADC तथा ABC के योग के बराबर होगा, ADC तथा ABC के योग के बराबर होगा। अब ADC का एरिया कैसे आएगा? आप त्रिभुज का एरिया कैसे ज्ञात करते हो वैसे ही ज्ञात कर लो। आपको भुजा दे रखी है, क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, उस आधार पर ज्ञात कर सकते हो। एक तरीका तो आप ये कर सकते हो कि एक ट्राइंगल तो ये बन जाएगा जिसकी तीन भुजाएं हो जाएंगी, AD, AC और DC। इन तीनों भुजाओं को यूज करते हुए रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C से कर लो। इधर जो ट्राइंगल ABC बनेगा उसकी एक भुजा है AB, एक भुजा है BC और एक भुजा है AC। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। कैसे? उसी तरीके से इसका आ जाएगा रूट S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। दोनों को जोड़ दीजिए, इससे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। एक तरीका तो बनेगा ये। दूसरा बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहला तरीका तो था यूजिंग ऑल साइड्स एंड वन डायगोनल, एक विकर्ण तथा सभी भुजाओं को यूज करते हुए, चारों भुजाओं को और एक विकर्ण को यूज करते हुए। एक तरीका तो यह है ABCD का एरिया, यह पहला तरीका हो जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने का। क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा तरीका हो जाएगा यूजिंग ऑल साइड्स एंड टू ऑपोजिट एंगल्स, चारों भुजाओं को और आमने सामने के दो कोणों को यूज करते हुए। चारों भुजाओं को यूज करना है, आमने सामने के दो कोणों को यूज करना है। उनको यूज करते हुए भी आप इसका एरिया ले सकते हो। जैसे आपको एंगल B ये दे दिया, इसको मैंने B मान लेता हूं और इसको एंगल D मान लेता हूं। तो इस ट्राइंगल का आ जाएगा 1/2 गुणा AB गुणा BC इंटू साइन B बराबर हो प्लस हो जाएगा 1/2 गुणा AD गुणा CD गुणा साइन D। AB गुणा 1/2 गुणा AB गुणा BC गुणा साइन B 1/2 गुणा AD गुणा CD गुणा साइन D। आप इसका एरिया ज्ञात कर सकते हो, अथवा ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए ये एंगल दे दिया और ये एंगल दे दिया, तब एरिया ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, तो आप यहां से ऐसे मान सकते हो कि ऐसे दूसरा विकर्ण भी बन रहा होगा। ऐसे मान सकते हो कि दूसरा, तो दो विकर्ण तो बनते ही बनते हैं, आप चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, विकर्ण तो होगा ही होगा। तो इधर से जो लेंगे तो उसका आ जाएगा 1/2 AB इंटू AD साइन A प्लस हो जाएगा 1/2 गुणा BC इंटू CD इंटू साइन C हो जाएगा। इस तरीके से भी आप एरिया ले सकते हो, और दोनों तरीके से जो एरिया आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों तरफ से जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा।
अब इसमें एक बात मैं बाद में भूल जाऊंगा, थोड़ा सा अभी बता देता हूं एक बार, है ना। अभी बता देता हूं। एक चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है, उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण है वो संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के केंद्र परिधि पर हो, या जिसके चारों शीर्षों से होते हुए कोई वृत्त गुजर सकता है, ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। अभी बताता हूँ, बाद में क्या पता भूल जाऊं मैं। उसका एरिया लेने के लिए एक अलग से इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। जैसे ये एक सर्किल है, इसकी परिधि के 4 पॉइंट ले लिया आपने और इनको आपस में मिला दिया, तो ये जो चतुर्भुज बना है ये साइक्लिक या चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या है, डी है। अब इसमें से कोई सा भी एक एंगल दे दो, सामने वाला अपने आप ही आ जाएगा। जैसे मैंने इसको थीटा कहा, तो ये अपने आप ही 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसको थीटा कहेंगे तो ये अपने आप ही 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका जब एरिया लेंगे तो आ जाएगा 1/2 गुणा ए बी गुणा ए डी साइन थीटा होता है। ए बी गुणा ए डी साइन थीटा होता है। सामने वाला जो, जैसे मैं बी को डी से मिला दूं तो एक ट्राइंगल इधर भी बनेगा, तो प्लस हो जाएगा 1/2 गुणा, ये हो जाएगा बी सी इंटू हो जाएगा सी डी इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही हो जाता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही हो जाता है, इसलिए मैं साइन 180 माइनस थीटा को भी साइन थीटा ही लिख देता हूं। अब इसमें से 1/2 साइन थीटा तो कॉमन आ जाता है, और फिर ये दो, जैसे ये एंगल दे दिया है तो ये दोनों बुझाई लेनी है। आपको लेना है ए बी गुणा ए डी प्लस हो जाएगा बी सी गुणा डी सी, बी सी गुणा हो जाएगा डी सी हो जाएगा। अगर आपको चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है तो कंडीशन ये बन जाएगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक कोण थीटा है तो सामने का कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बराबर ही होते हैं। साइन थीटा और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, इनकी वैल्यू बराबर होती है, तो आप दोनों जगह साइन थीटा यूज कर सकते हैं। 1/2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है ये? आगे देखिए, चक्रीय कोई भी चतुर्भुज दिया गया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, एबीसीडी चतुर्भुज बोलते हैं इसको। आपको एक विकर्ण दे दिया एसी, विकर्ण को हम डायगोनल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस विकर्ण पर इस शीर्ष से डाला गया लंब तो है P1 और इस शीर्ष से डाला गया लंब है P2। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ऊपर जो एडीसी ट्राइंगल बन रहा है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा डी गुणा P1 हो जाएगा। एसी को हमने डी बोला है तो डी आधार का काम करेगा, P1 ऊंचाई का काम करेगा, 1/2 गुणा डी गुणा P1 हो जाएगा। ऐसे ही एबीसी जो है उसमें डी आधार का काम करेगा, P2 ऊंचाई का काम करेगा, तो 1/2 गुणा डी गुणा P2 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अब 1/2 डी तो कॉमन आ जाएगा और ये P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। 1/2 डी P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर है आपके? एकदम कोई दिक्कत नहीं है।
आगे चले। ये एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण यह है, दूसरा विकर्ण यह है, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम P मान लें या O मान लें। यहां पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, इनमें से कोई सा भी एक एंगल ले लो, कोई सा भी। आपको एक एंगल पता होना चाहिए, बाकी 4 3 फिर अपने आप तय हो जाते हैं। जैसे मैंने इस एंगल को थीटा ले, जैसे इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, तो सामने वाला भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और ये सामने वाला है, ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे मैंने इसको 70 डिग्री लिया तो ये भी 70 हो जाएगा, ये बाकी दो 110 हो जाएंगे। 60 लिया तो ये 60 है, तो ये 60 हो जाएगा, बाकी दो 120 हो जाएंगे। 90 लेंगे तो 90 90 चारों 90 90 हो जाएंगे, कैसे भी हो सकते हैं। अब मैं इसको ट्राइंगल नंबर 1 बोल देता हूं, इसको ट्राइंगल नंबर 2 बोल देता हूं, इसको ट्राइंगल नंबर 3 बोल देता हूं, इसको ट्राइंगल नंबर 4 बोल देता हूं। चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना। उसके बाद में हम और चीजें पढ़ लेंगे। पहले मुझे ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया लेना है, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा CO गुणा DO इंटू साइन थीटा। ये त्रिभुज नंबर 1 का क्षेत्रफल है। ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया है ये, बोलो। ठीक। ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया लेते हैं, 1/2 गुणा DO AO गुणा DO, AO गुणा हो जाएगा DO इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा। ट्राइंगल नंबर 3 का लेते हैं, 1/2 AO गुणा BO साइन थीटा, AO गुणा BO इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्राइंगल नंबर 3। ट्राइंगल नंबर 4 का लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा BO गुणा CO इंटू साइन 180 माइनस थीटा बनता है, तो ये भी साइन थीटा के बराबर ही हो जाएगा। चारों को आपस में जोड़ दो। क्या कह रहे हो? कौन से में? अच्छा ये CO ना, हाँ ये CO। चारों को आपस में जोड़ दो, तो 1/2 साइन थीटा तो सब में कॉमन आ जाएगा। 1/2 साइन थीटा तो सब में कॉमन आ जाएगा। अब अगर मैं जोड़ूंगा तो इन दोनों में से AO कॉमन ले लूं, तो इनमें से AO कॉमन लिया, तो यहां से बच गया BO और यहां से बच गया DO, तो ये बच गया BO प्लस हो जाएगा DO प्लस। इन दोनों में से CO कॉमन ले लो, तो प्लस हो जाएगा CO, तो यहां से बच गया क्या BO और यहां से बच गया DO, BO प्लस हो गया DO। BO प्लस DO दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 साइन थीटा तो ऐसे के ऐसे ही है। ये BO प्लस DO तो कॉमन है, तो इसको तो बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां से AO बच गया और यहां से CO बच गया। ठीक है। अब BO प्लस DO क्या है? BO प्लस DO क्या है? BD। और AO प्लस AO क्या है? AC। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा BO प्लस DO तो हो जाएगा BD, और AO प्लस CO है वो हो जाएगा क्या? AC। BD और AC क्या है? इसके दोनों विकर्ण है। थीटा क्या है? इन विकर्णों के प्रतिच्छेदन से बना हुआ कोई भी एक एंगल ले लो, कोई सा भी एक एंगल ले लो, और नॉर्मली 90 डिग्री से छोटा वाला बनता है वो ले लो। जब भी दो लाइंस आपस में काटती हैं तो यहाँ 4 एंगल्स बनते हैं,
या तो चारों 90-90 के होंगे, या फिर दो एंगल्स तो ऐसे होंगे जो 90 से छोटे होंगे और बाकी दो 90 से बड़े होंगे। ठीक है ना, जैसे ये दो 90 से छोटे हैं तो ये दोनों 90 से क्या हो जाएंगे, बड़े। जितना ये 90 से छोटा है ये उतना 90 से बड़ा हो जाएगा, बैलेंस में वापस 360 डिग्री बन जाएगा चारों। तो यहाँ पर जो एंगल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर आपको 90 डिग्री से बड़ा एंगल भी दे दिया गया है तो 180 में से घटा के छोटे वाला भी ले लेना। तो आप छोटे वाले, क्योंकि 90 डिग्री तक की वैल्यू हमें याद होती है, साइन 60 डिग्री इजी होता है बजाय साइन 120 डिग्री के, है ना। तो साइन 60 डिग्री साइन 120 डिग्री के बजाय इजीली ले सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर न्यून कोण ले लेना है, जो भी एक न्यून कोण बनता है वो। अब 1/2 साइन थीटा तो हो गया, ये एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया। अगर मैं इन विकर्णों को, एक विकर्ण को D1 कह दूं, दूसरे विकर्ण को D2 कह दूं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कंक्लूड कर दीजिए, निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाइए। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, उन दोनों विकर्णों के द्वारा बना हुआ एंगल यानी कोण। ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब आप ये फटाफट लिखो, फिर मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊंगा। तुरंत इसको नोट करो, फिर आपको एक अच्छी बात बताता हूं। ठीक है, हाँ कर लेंगे। हाँ, एक बात देखना, आपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेने के लिए पहला तरीका देखा आप, ठीक है। तो आपने क्या किया, ट्राइंगल्स को यूज करते हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसको यूज किया है, ट्राइंगल्स को यूज किया। तो चतुर्भुज का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ट्राइंगल से आया है, दो ट्राइंगल्स को मिला के चतुर्भुज बना दिया। ठीक, दूसरा तरीका है, उसमें भी आपने ट्राइंगल्स ही यूज किया है, विकर्ण के कारण दो ट्राइंगल्स बने, दोनों ट्राइंगल्स को मिला दिया है। तो तरीका कौन सा है, ट्राइंगल का एरिया लेना। यहां पर भी आपने ट्राइंगल्स ही यूज करे, ये एंगल और ये एंगल संपूरक होते हैं, बीडी को मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल इधर और एक ट्राइंगल इधर। यहां आपने क्या किया है, ट्राइंगल्स को यूज किया है, एसी के कारण एक ट्राइंगल ऊपर बना है, एक ट्राइंगल नीचे बना है। इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया मिलके एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया बनता है। और इसमें आपने क्या किया है, 1 2 3 4 चार ट्राइंगल्स को यूज किया है, यानी पढ़ रहे हैं चतुर्भुज और रूल्स यूज कर रहे हैं ट्राइंगल के। तो जो ट्राइंगल जो है ये आपके ज्योमेट्री का 70-80% पार्ट तो अकेला ट्राइंगल ले जाएगा। ट्राइंगल आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब ज्योमेट्री का 70-80% पार्ट आपके कंट्रोल में है। क्लियर है। और बताता हूं, देखो, अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समकोण पर काटे तब क्या करेंगे। कोई भी ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समकोण पर काटेंगे तब क्या करेंगे। तब यहां थीटा के चारों मान 90 डिग्री आएंगे। विकर्ण समकोण पर काट रहे हैं तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। यहां पर भी साइन 90 डिग्री आएगा, यहां पर भी साइन 90 डिग्री आएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए सीधा लिख सकते हैं 1/2 गुणा D1 गुणा D2। कोई सा भी चतुर्भुज हो, वॉट एवर। अब आप देख लीजिए ऐसा कौन कौन से चतुर्भुजों में होता है।
ऐसा कौन कौन से चतुर्भुजों में होता है, वहां वहां ये बातें लागू हो जाएंगी। ठीक है, एक तो कोई रेंडम चतुर्भुज लिया जा सकता है, कोई भी रेंडम चतुर्भुज जिसके विकर्ण पहले 90 डिग्री के बढ़ा देते हैं अपन, ठीक है ना, 90 डिग्री के विकर्ण बना देते हैं, इसको और लंबा कर देते हैं, ये यहां पर और यहां पर आपने मिला दिया, इस विकर्ण को मैं D1 कह देता हूं, इस विकर्ण को D2 कह देता हूं, और ये समकोण पर काट रहे हैं, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा D1 गुणा D2, चाहे भुजाएं कुछ भी हो, कोई भी रेंडम चतुर्भुज ले ले। बाकी कौन कौन से चतुर्भुज हैं जिसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं, जो डिफाइंड हैं चतुर्भुज, जिनको हम नाम देते हैं कि इस चतुर्भुज का ये नाम, इस चतुर्भुज का ये नाम, उसमें एक तो होता है वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग जो होते हैं उसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं, स्क्वायर में वर्ग में, लेकिन इसके विकर्ण डी और डी दोनों बराबर होते हैं, इसलिए 1/2 D1 D2 की जगह 1/2 D स्क्वायर ले लेते हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण भुजा के आधार पर तो भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन विकर्ण के आधार पर हाफ ऑफ विकर्ण स्क्वायर होता है। ऐसा ही रोम्बस जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं, उसके विकर्ण भी समकोण पर काटते हैं, रोम्बस या समचतुर्भुज होता है, इसके विकर्ण ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी समकोण पर काटते हैं, लेकिन इनकी लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, एक को D1 और दूसरे को D2 मान लें, इधर वाले को D1 और इधर वाले को D2 मान लें, तो इसका एरिया भी आ जाएगा 1/2 D1 गुणा D2 आता है, जिनके नाम फिक्स हैं, डिफाइंड है, और एक बनता है काइट यानी पतंग, पतंग के विकर्ण भी समकोण पर काटते हैं, पतंग के विकर्ण समकोण पर काटते हैं, ऐसे समकोण पर काटेंगे, ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, व्हाइट वाली दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ब्लू वाली दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, और यहां पर जो एंगल्स बनेंगे, यहां पर जो एंगल्स बनेंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री। एक विकर्ण तो बाइसेक्ट होता है, जहां पर ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक विकर्ण तो वहां बाइसेक्ट होता है, दूसरा नहीं होता, अगर दूसरा भी बाइसेक्ट हो गया तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये आपका काइट नहीं रहेगा, पतंग नहीं रहेगा, पतंग का प्रमोशन होके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका भी अगर आप एरिया लेते हैं, इस विकर्ण को मैं D1 कह दूं, इस विकर्ण को D2 कह दूं, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा D1 गुणा D2 हो जाएगा, 1/2 गुणा D1 गुणा D2 हो जाएगा। ये काइट का एरिया भी इसी तरीके से ज्ञात करते हैं, काइट को हम पढ़ लेंगे अलग से, बाई नेम सबको अलग अलग पढ़ेंगे भी, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस टाइम पढ़ेंगे, उस टाइम इनके एरिया की बात भी अलग से कर लेंगे, लेकिन विकर्ण समकोण पर जिनके काटते हैं उनके लिए जो अलग से फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है उसके बारे में बात कर रहा था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, आ गई क्या, आ गई तो एक मजेदार चीज और दिखा दूं फिर साथ साथ में, आपके सामने बहुत कुछ पड़ा होता है, आपके सामने बहुत कुछ पड़ा होता है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। भगवान ने आपको बहुत सारे गुण दिए हैं, बहुत सारे ऐसे खासियत दी हैं, खूबियां दी हैं, जिनसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बात यह है कि हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, उनको पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। आपको लगता होगा मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, लेकिन आपके पास में जो अवेलेबिलिटी है चीजों की और संसाधनों की, उसके ऊपर आप गौर नहीं करते, नहीं करते। मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं, आपके सामने एक चीज अवेलेबल है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, बताऊं कैसे। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है, और ये समीकरण नंबर 4 है। पहली और तीसरी का गुणनफल दूसरी और चौथी के गुणनफल के बराबर होगा, गौर से देखो,
पहली और तीसरी को गुणा करते हैं, तो 1/2 का 1/2 से गुणा क्या आ जाएगा, 1/4। एओ गुणा बीओ गुणा सीओ गुणा डीओ गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही तीसरी दूसरी और चौथी को गुणा करते हैं, 1/2 का 1/2 से गुणा 1/4 आ जाएगा। एओ गुणा बीओ गुणा सीओ गुणा डीओ गुणा साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से ही निष्कर्ष निकाल रहा हूं, आप देख लो इसको, यहीं से निष्कर्ष निकाल रहा हूं। और निष्कर्ष क्या निकाल रहा हूं वो देखिए, वो यह है कि एओ बीओ सीओ डीओ साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आया है, 1/2 गुणा एओ गुणा बीओ गुणा सीओ गुणा डीओ गुणा साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलो इससे आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2, दिस इज ट्राइंगल नंबर 3 एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 4। बोलो हाँ। तो पहली और तीसरी समीकरण का गुणनफल दूसरी और चौथी समीकरण के गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो पहली और तीसरी का गुणनफल दूसरी और चौथी के बराबर हो रहा है। तो किसी भी चतुर्भुज में उसके विकर्ण जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसके अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं। उनमें से आमने सामने वाले जो 2 त्रिभुजों का गुणनफल है क्षेत्रफलों का, वो बाकी जो 2 आमने सामने के त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों के गुणनफल के बराबर होगा। और ये आज के बाद में परमानेंट याद रखोगे। कैसा भी चतुर्भुज ले लो, परिभाषित अपरिभाषित भुजाओं के बारे में कोई परफेक्ट वैल्यूज यूज कर रहे हो, विकर्ण में कोई एंगल्स यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा चतुर्भुज, गंदा चतुर्भुज, जाना पहचाना चतुर्भुज, एकदम अनजान चतुर्भुज, पालतू चतुर्भुज, जंगली चतुर्भुज, ठीक है, पागल चतुर्भुज, समझदार चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज ले लो, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसको आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, ऐसा चतुर्भुज भी ले सकते हो। लेकिन अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस प्रकार से जो 4 त्रिभुज बनते हैं प्यारे प्यारे से, है ना, इसको ओ बोल देते हैं। ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, ये ट्राइंगल नंबर 3 है, ये ट्राइंगल नंबर 4 है। तो ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया गुणा ट्राइंगल नंबर 3 का एरिया बराबर ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया गुणा ट्राइंगल नंबर 4 का एरिया हो जाएगा। आमने सामने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का गुणनफल बराबर होगा, होगा ही होगा, कोई बचाव का उपाय नहीं है। अब आपके साथ में एक खेल खेल लेते हैं, बोलो, एक गेम खेले, छोटा सा गेम खेले। अच्छा, इनका अनुपात क्या होता है, ट्राइंगल नंबर 1 अनुपात ट्राइंगल नंबर 2 अनुपात ट्राइंगल नंबर 3 अनुपात ट्राइंगल नंबर 4, इनके क्षेत्रफलों का रेशो क्या होगा, बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। आप नहीं बोलना चाह रहे, क्यों क्यों नहीं बोलना चाह रहे, आप बोलना चाह रहे, बोलना चाह रही, कोई बोलना चाह रहा है, जो नहीं बेवफा बोलना चाह रहे, नहीं, रिंकू, रिंकू तो पंचर हो गया आजकल, हवा ठहरती निकल जाती है, हवा डालते निकल जाती, पुस पंचर हो गया, फूट गया रिंकू। पीछे वाले भाई साहब में से दोनों में से कोई सा, सिंपल सी बात है यार, देखो मैं बताऊं, मैं कह रहा हूं सब कुछ आपके सामने पड़ा, अनुपात ले लो,
1/2 सब में कट जाएगा, साइन थीटा सब में कट जाएगा। इन दो टुकड़ों का गुणनफल, 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 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाए। कभी भी आप ऐसे ले रहे हो तो सीओ तथा डीओ का गुणनफल तो इसका अनुपात बन जाएगा, तो ये आ जाएगा सीओ गुणा डीओ, अनुपात हो जाएगा एओ गुणा डीओ, अनुपात हो जाएगा एओ गुणा बीओ, अनुपात हो जाएगा बीओ गुणा सीओ। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। कैसा भी चतुर्भुज ले लीजिए, इसी अनुपात में आएंगे। क्या हाल चाल, खुश हो इतने दिन छुट्टी करके? ऐसे कैसे काम चलेगा? और भाई कहाँ है? आजकल वो बॉलीवुड वाला भाई हो गया भाई, है ना, पढ़ने वाला भाई नहीं रहा आजकल। वो होते हैं ना भाई, भाई ने बोला है 2 खोके भेज दो, वो वाला भाई हो गया है ना। बोलना भाई को सर को याद आ रही थी। ठीक है, देखो ये एक चतुर्भुज है, मैं नहीं जानता इसका क्या गुणधर्म है, लेकिन मुझे इसके विकर्णों के जो टुकड़े बनते हैं उनका ध्यान है, जो खंड बनते हैं उनका ध्यान है। यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, ये पॉइंट ओ है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, इतना पता है मेरे को। ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, ये ट्राइंगल नंबर 3 है, ये ट्राइंगल नंबर 4। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 एंड ट्राइंगल नंबर 4, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। 5 का चौगुना 20, 5 का तिगुना 15, 3 का 6 गुना 18 और 6 का चौगुना 24। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ये इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, बताऊं? दोनों विकर्ण इस चतुर्भुज के 4 त्रिभुज बना रहे हैं, लेकिन एक विकर्ण से 2 त्रिभुज बनते हैं। जैसे मैंने विकर्ण एसी को लिया, एसी से ऊपर एक ट्राइंगल है, एसी से नीचे एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है एसी से ऊपर जिसको एडीसी कह सकते हैं, एक ट्राइंगल एसी से नीचे जिसको एबीसी कह सकते हैं। तो ट्राइंगल एडीसी को देखो आप, और ट्राइंगल एबीसी को देखो आप, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ऊपर वाला ओडी तथा नीचे वाले ओबी के अनुपात, यानी ये बराबर होगा डीओ अनुपात बीओ। बहुत कुछ आपके सामने पड़ा है, बहुत कुछ आपके सामने पड़ा है। बोलो सर ये कैसे कर दिया आप, ऐसे आप कैसे कर सकते हो? बताता हूं कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझ। पहले तो मैं बताता हूं कि ऐसा है या नहीं है। एसी ने ऊपर 1 और 2 को छोड़ा, नीचे 3 और 4 को छोड़ा। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ता हूं तो कितना होता है? 35। और 3 और 4 को जोड़ता हूं तो कितना होता है? 42। 35 और 42 में अनुपात कितना आता है? 5:6। ओडी तथा ओबी का अनुपात क्या है? 5:6। एसी से ऊपर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 मिलके
35 बनता है। ऐसे ही एसी से नीचे ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4 मिलके 18 और 24 42 बनता है। 35 और 42 को जोड़ते हैं तो ये 5:6 आ जाता है, जो कि डीओ तथा बीओ का रेशो है। बोलो हाँ। ऐसे ही एक विकर्ण है बीडी। बीडी के कारण इधर ट्राइंगल बनता है एबीडी, और बीडी के कारण उधर ट्राइंगल बनता है बीसीडी। बीडी के कारण इधर ट्राइंगल बन रहा है एबीडी, और बीडी के कारण उधर ट्राइंगल बन रहा है बीसीडी। तो जो एबीडी ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3 आ गए। एबीडी ट्राइंगल में ट्राइंगल नंबर 2 ट्राइंगल नंबर 3 आ गए। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी का एरिया ले रहा हूं। तो अपने लॉजिक के हिसाब से तो एओ तथा सीओ के रेशो में ही होना चाहिए, एओ तथा सीओ के रेशो में ही होना चाहिए। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अनुपात आ जाएगा एओ अनुपात क्या हो जाएगा सीओ। जैसे एसी के ऊपर डीओ था, एसी के नीचे बीओ था, तो एसी से ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और एसी से नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया किस रेशो में आया, डीओ तथा बीओ के रेशो में आया। ऐसे ही अब इधर अगर मैं बीडी लेता हूं, तो बीडी से इधर जो लेफ्ट साइड में ट्राइंगल बन रहा है, बीडी से लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल बन रहा है, उस विकर्ण के भाग की लंबाई एओ है, और बीडी के इधर जो ट्राइंगल बन रहा है, उस तरफ इस विकर्ण के भाग की लंबाई क्या है, सीओ है। इस विकर्ण एसी के 2 सेगमेंट बन रहे हैं, एओ तथा सीओ। तो इधर वाला सेगमेंट एओ है, तो इस ट्राइंगल का एरिया एओ और इधर वाले ट्राइंगल का एरिया सीओ के रेशो में होगा, एओ और सीओ के रेशो में। ये एओ और सीओ है। सच में ऐसा होगा क्या, देखते हैं। इसमें ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3 शामिल हैं। तो 2 और 3, 15 और 18 को जोड़ो, कितना होता है, 33 होता है। तो ये मैंने लिख दिया 33, 15 और 18 को जोड़ा 33 आ गया। ट्राइंगल नंबर 4, 1 और 4 को जोड़ते हैं, 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 20 और 24 कितना होगा, 44। तो ये आ जाएगा कितना, 44। 33 और 44 में रेशो क्या होता है, 3:4। तो बराबर हो जाएगा 3:4। आप देख लो एओ तथा सीओ में अनुपात क्या है, 3:4। ऐसा क्यों हुआ, कहां से हुआ, किसने किया, बताता हूं। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ के उसका 3 और 4 के योग के साथ में रेशो लूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 और 2 को मैंने जोड़ा, 1/2, 1/2 साइन थीटा तो कॉमन आ गया, एओ सीओ, तो 2 एओ इंटू डीओ हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ा तो सॉरी, डीओ कॉमन आ जाएगा। जोड़ेंगे क्या इनको, हाँ जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन थीटा तो कॉमन आ जाएगा, है ना। और इधर आ जाएगा एओ कॉमन आ जाएगा, सॉरी डीओ कॉमन आ जाएगा, एओ प्लस सीओ हो जाएगा। तो इन दोनों का योग करेंगे, 1/2 कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, और डीओ कॉमन आ जाएगा क्या, डीओ कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, एओ प्लस सीओ, एओ प्लस क्या हो जाएगा, सीओ। ये 1 और 2 का योग आ गया। इसका अनुपात लेना है किसके साथ में, 3 और 4 के साथ में। तो इसमें बीओ कॉमन आ रहा है क्या, 1/2 साइन थीटा तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बीओ। ये कॉमन आ रहा है बीओ, और यहां क्या आएगा, एओ प्लस सीओ, एओ प्लस क्या हो जाएगा, सीओ। एओ प्लस सीओ से एओ प्लस सीओ कट जाएगा, अनुपात ले रहे हैं अब की बार, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा। क्या रेशा आया, डीओ तथा बीओ आया, डीओ तथा बीओ ही आया था आपने। ऐसे ही उस दूसरे वाले का भी ले सकते, तो बीओ तथा क्या हो जाएगा, डीओ हो जाए। इसलिए मैंने कहा था आपके सामने बहुत कुछ चीजें होती हैं, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर। अब आप कैसे कह सकते हो कि अगर मैं आपको इतना ही पढ़ा के छोड़ देता, इतना ही पढ़ा के छोड़ देता कि विकर्ण है वो यहाँ 90 काटते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का, या कैसे भी ले लेता कि इसका एरिया होता है, या इतना ही कुछ भी नहीं पढ़ाया होता,
लेकिन आपको ट्राइंगल का पता होता कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा भुजा गुणा साइन थीटा होता है, और ये कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप ये क्लेम कर ही नहीं सकते कि सर आपने ये चीज हमें पढ़ाई नहीं थी। मैं तुरंत साबित कर दूंगा कि ये देखो ये चीज पढ़ाई हुई थी और इससे बना है ये। आप क्लेम कर ही नहीं सकते कि सर हमें तो इस चीज का पता ही नहीं था या आपने क्लास में पढ़ाई नहीं थी। क्लास में जो ज्योमेट्री हम 2 महीने में कंप्लीट करते हैं, उस ज्योमेट्री को 15 दिन में कंप्लीट करके भी वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आप शिकायत नहीं कर सकते कि सर हमें नहीं पढ़ाई थी। क्योंकि एक से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है, तो अगर आपको पहला बनाना सिखा दिया तो दूसरी तीसरी कह सकते हैं कि आप बनाओ, इससे बना सकते हो। अब आप उसको यूटिलाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, यही आपकी पढ़ाई है, यही आपकी पढ़ाई है। अब आपसे यूटिलाइज होते नहीं है, इसलिए हम मतलब हम कोचिंग वाले, याद रखना हमेशा एक डायलॉग हमेशा से आपको ध्यान है, हमेशा से आपको ध्यान है, बस खुद के ऊपर कभी गौर नहीं किया उसको। दुनिया की इतनी चिंता है आपको, पूरी दुनिया की इतनी चिंता है, अपनी सोसाइटी की इतनी चिंता है, अपने समाज की इतनी चिंता है, आपको सबकी चिंता है। ये सरकार अच्छी है या वो सरकार अच्छी है, इस मामले में आपको देश के पूरे गरीबों की चिंता है। ये सरकार गरीबों के लिए अच्छी है और ये सरकार गरीबों के लिए अच्छी नहीं है, पूरे देश के गरीबों की चिंता है आपको, है कि नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र के लिए खराब है, ये संख्या सरकार लोकतंत्र, जैसे बाबा साहब लिख के गए थे कि इस वंश का जो बेटा पैदा होगा तीसरी पीढ़ी में वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, जिस संविधान में वो लिख के गए थे। आपकी इतना होता है उस दिन आप वोट डाल के आते हो या नहीं डाल के आते हो, बाकी फटफट फटफट चलता रहता है, आप जैसे लोगों को हमेशा से चलता रहा है, बड़ी बड़ी चिंताएं करते हो आप। ठीक है, एक आपका डायलॉग, गरीबों का शोषण करते हैं लोग, अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, नहीं, अमीर लोग गरीबों का शोषण नहीं करते हैं, गरीबों का शोषण उनकी कमियों के कारण होता है। पुराने टाइम में इन लोगों ने उन लोगों का शोषण किया, जातियों में बात आती है तो उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग का शोषण किया, धर्म की बात आती है तो मुस्लिमों ने अपने देश के जो बाकी लोग थे उनके ऊपर शासन किया, अंग्रेजों ने अपने शासन किया। हम कभी इस बात को गौर ही नहीं करते हैं कि यार हम कमजोर थे इसलिए शासन हुआ हमके ऊपर, इस चीज के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है। दूसरे को दोष देना बहुत आसान होता है, दूसरे को दोष देना बहुत आसान होता है, खुद के ऊपर गौर कभी नहीं करेंगे और दूसरे को दोष देने में जोर भी नहीं आता है और उससे आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता है। मुगलों ने भारत के ऊपर शासन किया नहीं, भारतीय है वो कमजोर थे और कमजोर का शोषण होता है, होता है। अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन किया, भारतीय कमजोर थे, किसी भी मायने में उनसे कमजोर थे। एक ताकतवर के ऊपर कमजोर शासन नहीं कर सकता है, कमजोर के ऊपर ताकतवर शासन करता है। उनकी टेक्नोलॉजी में ताकत हो सकती है, उनके दिमाग में ताकत हो सकती है, उनके षड्यंत्रों में ताकत हो सकती है। इधर वाले कमजोर थे, टुकड़े टुकड़े में बंटे हुए थे, अलग अलग बिखरे हुए थे, छोटी छोटी रियासतें बनी हुई थी, उन्होंने एकजुट होकर अटैक किया, कंट्रोल कर लिया। यही तो वन, आपस में एक दूसरे को लड़ाया। अब कहने में आजकल बुरा लगता है, लेकिन वही वो योगी जी वाला डायलॉग, बंटेंगे तो कटेंगे, पहले भी कटे थे आगे भी कटेंगे, जब जब बंटेंगे तब तब कटेंगे। आज भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 टुकड़े कर दिए, तीनों को आपस में लड़ाते हैं, सब लोग तीनों को लड़ाते हैं। भारत जैसे देश की लगभग कितनी एनर्जी पाकिस्तान को मैनेज करने में खर्च हो जाती है, कितनी एनर्जी है वो पाकिस्तान से, मैंने कितनी आर्मी वहां सेट कर रखी है, कितना पैसा वहां पर हो रहा है, किस कारण से? बंटेंगे, बंटे हैं तो कटेंगे। नहीं, ये अगर पूरा एकजुट होता तो आज चाइना के इक्वल होता मामला। भारत के पिछड़ने के 1000 कारण बताते हैं, उनमें से एक कारण ये नहीं है क्या, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा रिसोर्सेज, अपनी पूरी ताकत इधर पाकिस्तान को बैलेंस करने में लगी रहती है, इससे निपटने में लगे रहते हैं पूरे टाइम। तो वो लोग दोषी नहीं है जो उस पार्टीशन में उस टाइम साझेदार थे, और बंटवारा भी अधूरा था, कौन सा सही ढंग से कर दिया।
किया ही किस लिए था, जरूरत ही क्या थी, क्यों किया था? बोले कुछ लोग अलग देश चाहते थे, कुछ लोग तो अलग देश अब भी चाहते हैं, दोबारा कर दो। कुछ लोग तो अलग देश अब भी चाहते हैं, दोबारा कर दो। पंजाब वाले भी चाहते हैं कि अलग से खालिस्तान बने, सब नहीं चाहते होंगे, कुछ तो चाहते हैं। कश्मीर वाले भी चाहते हैं कि उनको अलग कर दिया जाए, वो सेपरेट रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के भी साथ नहीं रहना चाहते। और इधर अपने इधर नॉर्थ ईस्ट के भी एक दो स्टेट हो सकते हैं जो अलग से अपना बनाना चाहते हैं, बोडोलैंड वगैरह बनाना चाहते हैं, आसाम वगैरह, उधर में कर दो अलग। उस टाइम भी तो किया था ना, अभी कर दो। याद रखना हमेशा, आपका शोषण तभी होगा जब आपकी कमजोरियां सामने वाले के पकड़ में आ जाएंगी। और हम एक बात जान गए, क्या आपको रेडीमेड मटर चाहिए? आपको बना बनाया चाहिए, पका पकाया चाहिए? बना बनाया के चक्कर में खूब जंक फूड चलता है बाजार में, खूब जंक फूड चलता है। बना बनाया खाना, पका के खाने में जोर आता है, लेकिन उससे आपकी हेल्थ सही रहती है। ताजा खाना पका के, खुद पका के फिर उसको खाओ, उसका मजा अलग होता है। बाजार में जंक फूड मिलता है, जितने भी ट्रिक्स हैं ये, जितने भी ये तिकड़मबाजी हैं, सारे के सारे जंक फूड हैं। खास से देख लो, जंक फूड का जम के प्रचार होता है, जंक फूड का जम के प्रचार होता है, ठीक है ना? और जो रियल जो चीजें हैं उनका कोई प्रचार नहीं होता। इधर देख लो, ट्रिक्स वगैरह उन चीजों का खूब प्रचार होता है, बेसिक कंसेप्ट का कोई प्रचार नहीं होता। आपको यह पता है बर्गर कितने टाइप के आते हैं? कौन कौन से के आते हैं? हैमबर्गर के आते हैं, उसके केएफसी का भी बर्गर आता है, बर्गर किंग का भी बर्गर आता है, मैकडोनाल्ड का बर्गर आता है। 4-5 कंपनियों के नाम ध्यान है आपको बर्गर के? 4-5 के ध्यान है। पिज्जा कौन कौन सी कंपनी का आता है? 4-5 कंपनियों के नाम ध्यान है। आपको ये पता नहीं गेहूं की कौन कौन सी किस्म होती है भारत में? आपके घर पर जो गेहूं बोया गया है खेत में, वो कौन सी किस्म वाला गेहूं है, ये नहीं पता है। गेहूं में अलग अलग किस्म होती हैं। आपके घर पे जो गेहूं बोया गया वो कौन सी किस्म का गेहूं है, खेत में जो बोया है आपने? नहीं पता, नहीं पता है। कारण क्या है? वो बेसिक्स है, वो बेसिक है, वो उधर मार्केट का पार्ट है। उसका विज्ञापन होता है, उसका कोई विज्ञापन नहीं होता। वहां पूरा मार्केट खड़ा हुआ है आपको लपेटने में। यही बेसिक्स में होता है। आपसे खुद से नहीं होते, इसलिए आपको फिर बना बना के डायरेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है? मैं आपको एक तरीका और बताता हूं ऐसा क्यों होता है, बताऊं? तो मैं पहले तो ये बता देता हूं कि हुआ क्या है ये, कि कई बार तो आपको सब कुछ होने के बाद में पता नहीं चलता कि ये हुआ क्या। कैसे? तो तब पता चले ना जब पहले ये पता चले कि हुआ क्या, हुआ क्या। वैसे बता तो दिया था, ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी, इनका जो एरिया है ये डीओ और बीओ के रेशो में होंगे। जो रेशो डीओ और बीओ में है वही एडीसी और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बोलो हाँ। ट्राइंगल एबीडी अनुपात ट्राइंगल बीसीडी, इनका अनुपात हो जाएगा एओ अनुपात सीओ। एओ अनुपात सीओ होगा। ऐसा क्यों होता है मैं इसका कारण दोबारा बताता हूं। इसको मैं हटा रहा हूं, ये दोबारा भी आ जाएगा, है ना? आप इसकी चिंता मत कीजिए। और ये तो अब आपको याद भी हो गया होगा।
पढ़ाई के साथ में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो रही है पता है आपको? आपकी जो एग्जाम की तैयारी है, प्रिपरेशन, एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन, इसको हम बोलते हैं तैयारी या प्रिपरेशन। ठीक है, और आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल रहा है ज्ञान। नॉलेज, या बस ज्ञान मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है। मिल रही है शिक्षा। हमको बोला क्या जाता है? शिक्षक। क्या बोला जाता है? एजुकेटर। पढ़ते कहां हो? कोचिंग में। पढ़ाता कौन है? शिक्षक, टीचर। आप टीचर ही बोलते हो। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग में कोच होता है। प्रोफेशनल ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? एग्जाम में टीचर लिख के आओगे या कोच लिख के आओगे? तो हम आपके टीचर कैसे हो सकते हैं? हम कोच हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं। और ट्रेनर का सबसे बड़ा काम होता है, ट्रेनर का सबसे सबसे बड़ा काम होता है ट्रेनर और कोच का, और वो होता है प्रैक्टिस। टीचर का रोल होता है ज्ञान देके छोड़ दो। अप्लाई करता है नहीं करता है तू जाने, तेरा काम जाने, ये ज्ञान है। ट्रेनर का काम होता है कि जो काम नॉलेज है वो तो दिया ही दिया है, उसके बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस करा के इस आदमी को इतना साधना है ताकि ये परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग और कोचिंग होती है वो रेगुलर चलती है, लंबी चलती है, और उसमें पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है, उसमें आपका सिलेबस पूरा हो जाता है 6 महीने बाद में, 12 महीने बाद में सिलेबस पूरा हो जाता है। कोचिंग में, ट्रेनिंग में सिलेबस पूरा नहीं होता है। आप इस साल ओलंपिक खेलने के लिए गए, आपका परफॉर्मेंस कितना भी शानदार रहा हो, आपने गोल्ड मेडल भी जीत लिया, लेकिन अगले साल आप अगर दोबारा ओलंपिक खेलने के लिए जाओगे तो आपको दोबारा ट्रेनिंग प्रोसेस से तो गुजरते रहना पड़ेगा लगातार। सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी भी आखिरी मैच से पहले भी प्रैक्टिस करके तो गया था। उसने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आखिरी मैच तक भी घंटे आधे घंटे पहले तो प्रैक्टिस करके गया ही गया था, या उससे पहले दिन तो वो प्रैक्टिस कर ही रहा था। उसको ज्ञान की कमी थी, उसको नॉलेज नहीं है कौन सी बॉल पर कौन सा शॉट खेला जाता है, फास्ट बॉल को कैसे खेला जाता है, स्लो बॉल को कैसे खेला जाता है। सचिन को पता नहीं है इस बात का, क्यों कर रहा है वो फिर भी प्रैक्टिस? दिस इज ट्रेनिंग, दिस इज कोचिंग। ज्योमेट्री हो गई, कैसे हुई? ज्योमेट्री समझ में आ गई, सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई, ज्योमेट्री समझ में आ गई, सवाल हो रहे हैं क्या? बोले हाँ सवाल तो हो जाएंगे। सवाल तो देख भाई खुद करने पड़ते हैं, सवाल तो खुद करने पड़ते हैं। पढ़ाते टीचर तो काम, टीचर का काम तो पढ़ाना ही होता है, टीचर तो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोचिंग तो सारी एक जैसी होती है, पढ़ना तो खुद पढ़ता है। तो खुद पढ़ता है तो आप यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट अवेलेबल है, गूगल के ऊपर भी कंटेंट अवेलेबल है, ये कोचिंगों में आने की जरूरत ही नहीं। अगर केवल लर्निंग के लिए कोचिंग में आ रहे हो
तो गूगल और यूट्यूब के ऊपर सब कुछ पड़ा है, वहां जाइए और वहां से सीख लीजिए। ये इन बाड़ों में आने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उस प्रैक्टिस वाले प्रोसेस से गुजरना है, हर चीज को इतना साध लेना है कि आपसे होने लगे वो काम, उसके लिए होती है कोचिंग। अगर एक टीचर के ऑफलाइन पढ़ाने और ऑनलाइन पढ़ाने में कोई फर्क नहीं है, तो वो जो ऑनलाइन आप 2,000 रुपए में उस टीचर से पढ़ सकते हो, तो ऑफलाइन उसको 10,000 रुपए क्यों दे रहे हो? अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की पढ़ाने में कोई फर्क ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, मैं पूरा माहौल बनाऊंगा अपने डे बोर्डिंग के लिए, डे बोर्डिंग सिस्टम के लिए पूरा माहौल बनाऊंगा मैं आपको ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन जिसने छोड़ दिया उसको पछतावे के लिए जरूर प्रेरित कर दूंगा, और वो पछतावा 1 महीने के अंदर अंदर उसको होने लग जाएगा। वो चिंता मत करो पैसे वैसे की, वो 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी आग लगेगी अंदर से कि पैसा कर्जा करके भी लाओगे। पैसे की तो चिंता ही मत करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। आज अगर मैं ये कह दूं ना कि मेरे पास में एग्जाम का पेपर आता है, सीधा करवा दूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा पेपर आता है और रात को पेपर बता दूंगा और सुबह एग्जाम में वो का वो आ जाएगा। 20-20 लाख रुपए लेके आ जाएंगे आपके पापा जी थैला भर के। कमी नहीं है पैसे की, ये बात तो मुझे मत बताओ आप पैसे नहीं है। 20-20 लाख रुपए आराम से 30-30 लाख रुपए तक लेके आ जाएंगे, थैला भर भर के ले आएंगे। तो पैसे वाले तो मुझे मत बताओ कि पैसे नहीं है और पैसे की कमी है। और सबके पास में घर पे चाहे पैसा हो चाहे न हो, जरूरतों के लिए पैसा मिले न मिले, इन कामों के लिए पैसे आपको उधार भी मिल जाएंगे, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, कहीं से, गांव से, कहीं से भी आप व्यवस्था कर लोगे। तो वो चिंता तो, वो बात मुझे मत बताओ कि पैसे नहीं है। ये कहानी तो और कहीं सुनाया करो, है ना। मैं जानता हूं आपको, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूं, आज भी आप लोगों के बीच में रहता हूं, तो मुझे पता है इस चीज का, है ना। देखो समझते हैं, एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, ये पॉइंट है ओ। मुझे एडीसी ट्राइंगल का एरिया लेना है, मुझे एरिया लेना है ट्राइंगल एडीसी का, ट्राइंगल एडीसी। तो मैं यहां एक लंब डालता हूं, 90 डिग्री का लंब, जिसको मैं P1 बोल देता हूं। एक लंब यहां डालता हूं, 90 डिग्री का एंगल है, इसको मैं P2 बोल देता हूं। AC दोनों में के लिए आधार का काम करेगा। ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी, एडीसी का एरिया है, पहले एडीसी का एरिया ले लेते हैं। एडीसी का एरिया आ जाएगा 1/2 गुणा AC गुणा P1। ये एरिया है किसका? एडीसी का। ऐसे ही ट्राइंगल एबीसी का एरिया ये हो जाएगा 1/2 AC गुणा P2। दोनों के एरिया का रेशो लेते हैं, 1/2 AC 1/2 AC कट जाएगा और ये P1 अनुपात P2 आ जाएगा। ये तो बन जाएगा एक समीकरण। बोलो यस, पक्की बात। अब आपको एक मजेदार चीज और दिखाता हूं। इस एंगल को थीटा मानेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण थीटा होगा क्या?
आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, इन तीनों का योग तो 180 होना चाहिए। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, तो ये कोण है ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। इसमें थीटा के सामने की भुजा है P1 और इसमें थीटा के सामने की भुजा है P2। इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड है DO और इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड है BO। तो P1 और P2 का रेशो है वो BO तथा DO के बराबर आएगा। बोलो, P1 और P2 की जगह कर देता हूं DO बट्टे BO, और यही तो हमें पहले आया था। ADC तथा ABC का रेशो DO तथा BO के रेशो में आता है। ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC का जो एरिया है उसका अनुपात DO तथा BO के अनुपात में होता है। अरे मजेदार चीजें होती हैं। ये कोण कोई सा भी हो, एक लंब यहां डाला एक लंब यहां डाला है, डेफिनेटली ये दोनों ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर होंगे। देखो मैं ऐसे बताता हूं, जैसे एक लाइन है, इस पे एक लंब इधर से डाल दिया एक लंब इधर से डाल दिया, आप यहां जब मिलाओगे ना तो ये ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। ये 90 है ये 90 है, ये एंगल दोनों बराबर हैं तो इन एंगल्स को मजबूरी में बराबर होना ही पड़ेगा। सेम कंडीशन तो यहां लग रही थी इन दोनों ट्राइंगल्स। डेफिनेटली बराबर होंगे, सिमिलर होंगे ही होंगे। आज के लिए इतना काफी है। टाइम हो गया क्या? ज्योमेट्री में इतना खूब है, अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं। आज अर्थमेटिक को कंप्लीट कर देते हैं और फिर कल सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण शुरू करते हैं।